ठीक, सुनिए, अब से स्टार्ट होगा चैप्टर नंबर 4, जो कि अपना है परावैद्युत तथा संधारित्र। ये चैप्टर का नाम है, परावैद्युत और संधारित्र। इसमें बस दो ही चीज़ों के बारे में पढ़ना है, या तो संधारित्र परावैद्युत है और बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं। संधारित्र से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं वो पढ़ लेनी होंगी, परावैद्युत क्या होता है ये जानना है। तो सबसे पहले हम इसमें लिखा है ना डाइलेक्ट्रिक तथा कैपेसिटर, तो हम पहले परावैद्युत के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर संधारित्र के बारे में पढ़ेंगे। परावैद्युत क्या होता है उसे हम अलग अलग नामों से जानते हैं। परावैद्युत को हम अचालक के नाम से जानते हैं, कुचालक के नाम से भी जानते हैं, समझ गए, और एक परावैद्युत के नाम से भी जानते हैं। मतलब परावैद्युत जो चीज़ होती है वही अचालक होती है और वही कुचालक होते हैं। तो फिर इसका मतलब आप एक बात समझ गए होंगे कि अगर कुचालक अचालक पढ़ना चाह रहे हो तो फिर चालक भी पढ़ लेना चाहिए, समझ गए। तो सबसे पहले हम चालक को वो पढ़ लेते हैं कि प्रकार पदार्थ कितने तरह के हो सकते हैं, चालकत्व के आधार पर। किसके आधार पर? तो एक चालक हो जाएंगे, एक कुचालक या अचालक या परावैद्युत हो जाएंगे, और एक होते हैं अर्धचालक। कौन होते हैं? अर्धचालक। इन सब के बारे में हम जान लेते एक एक करके। लिख लेते हैं पदार्थों के प्रकार, हेडिंग डालें पदार्थों के प्रकार। सुनिए, पदार्थ टोटल अपने पास यहाँ पर 3 तरह के मिलेंगे। कितने तरह के? 3 तरह के। नंबर 1 में आप पास आएंगे चालक, दूसरे में अचालक या अर्धचालक, और तीसरे में कुचालक या परावैद्युत। नंबर 1 में हम क्या पढ़ने वाले हैं? चालक। ठीक। नंबर 2 में हम पढ़ लेंगे अर्धचालक, और इसमें पढ़ लेंगे कुचालक। या इसी को हम अचालक के नाम से जानते हैं। और या फिर हम इसी को एक और नाम से जानते हैं, परावैद्युत। समझ गए? ये 3 होते हैं। बताओ पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं चालकत्व के आधार पर? 3 तरह के। नंबर 1 में चालक, नंबर 2 में अर्धचालक, नंबर 3 में कुचालक, जिन्हें हम अचालक कहते हैं या फिर परावैद्युत कहते हैं। अब ये क्या होते हैं इनको जानो, और इनको भी जानो, और फिर इन्हें भी जानो। ये क्या होते हैं? चालक क्या होते हैं समझो, ऐसे पदार्थ जिनमें आवेश का प्रवाह आसानी से हो जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? चालक। ऐसे पदार्थ जिनमें आवेश का प्रवाह आसानी से हो जाता है उन्हें हम चालक कहते हैं। ठीक, इसकी डेफिनेशन क्या है? ऐसे पदार्थ जिनमें आवेश का प्रवाह आसानी से हो, उन्हें हम क्या बोलेंगे बताएं? चालक। ऐसे पदार्थ जिनमें आवेश का प्रवाह आसानी से हो रहा हो या हो जाए उन्हें हम क्या बोलते हैं? चालक। अब इनमें एक बात समझें, जिनमें बताओ आवेश का प्रवाह आसानी से हो जाए उन्हें हम क्या कह सकते हैं कि इनकी चालकता सबसे अधिक होगी। क्या कह सकते हैं? उनकी चालकता सबसे अधिक होगी। ऐसे पदार्थ जिनमें आवेश का प्रवाह आसानी से हो जाता है उन्हें हम ये कहेंगे कि इनकी चालकता सबसे अधिक होती है। तो यहाँ हम लिख देते हैं कि इनकी चालकता
सबसे अधिक होती है। यहीं पर कुछ खास एग्जाम्पल होते हैं इनके, जो वो भी सीख लो। ये इधर क्या लेके जाएंगे, एग्जाम्पल। जो सबसे अच्छा चालक माना गया है वो है चांदी। सबसे अच्छा चालक कौन है, चांदी। ये बात याद रखेंगे। तो सबसे अच्छा चांदी, तो यहां पर हम सबसे पहले उसी को लिख दे रहे हैं, चांदी। सोना, तांबा, एल्यूमिनियम, है ना, लोहा इत्यादि। समझ जाएंगे ये सब। अच्छा, कभी ये सुना है कि चांदी वो आता है उसमें, कि तुमने ध्यान से सुना होगा कि जो सोलर पैनल होते हैं उनमें सुना होगा नाम कि चांदी के इसमें तार बिछे होते हैं। सुना है, सुना है। पर कभी तुमने ये सोचा कि क्यों चांदी के ही तार क्यों बिछा दिए जाते हैं? पर चोरी करने के मत सोचना, क्योंकि अगर 6,000 का तुम्हारे पास सोलर पैनल है ना, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 100 से 200 रुपए तक की चांदी होती है, बस इससे ज़्यादा की नहीं होगी। तो 6,000 का बर्बाद ना कर लेना चांदी के चक्कर पे कि काफ़ी निकलेगी, निकलेगी नहीं। चांदी और सोना ये दो पदार्थ ऐसे हैं जिनको बहुत ही पतला किया जा सकता है, समझे। लगभग सोना तो कहते हैं इतना पतला किया जा सकता है कि अप्रॉक्सीमेटली मैं बता रहा हूँ, मैं खुद बनाया नहीं मैंने, कि 1 ग्राम सोने को ले लो तो 1 किलोमीटर लंबा तार खींच सकते हो। 1 किलोमीटर लंबा तार 1 ग्राम सोने से कितना पतला किया जा सकता होगा ये समझ जाओ, है ना। बाल के बराबर मुझे लग रहा है पतला कर दो, इतना, उससे भी ज़्यादा कहीं पतला कर दो। 1 किलोमीटर बहुत लंबाई होती है, 1 ग्राम से इतना बना देना, कितना पतला किया जा सकता होगा। तो ये बहुत ही पतले किए जा सकते हैं। तो अब समझो कि वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 2, 4, 5 ग्राम मिल जाएगी चांदी तुम्हें। मैं कह रहा हूँ 10 ग्राम मिल जाएगी। कौन ज़्यादा होती है 10 ग्राम चांदी, है ना। तो बहुत ज़्यादा तो होगी नहीं। तो अगर बहुत कम होगी तो इसको पतले पतले तार के रूप में बिछा देते हैं। वजह ये होती है कि आगे पढ़ोगे एक प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना, आगे अगले चैप्टरों में, यहाँ नहीं पढ़ोगे, ठीक है। जब इसी फिजिक्स में ही पढ़ोगे फिर तुम्हें ये पता चलेगा, वो सेकंड फिजिक्स में। लेकिन जब पढ़े होगे ना, पढ़े होगे, वहाँ पर पता चला होगा कि प्रकाश उत्सर्जन होता है, प्रकाश से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है, फिर वैद्युत धारा भी बनती है, उसका नाम प्रकाश वैद्युत धारा होती है। तो वो जो चांदी के तार बिछे होते हैं ना, वो चांदी सबसे अच्छी चालक होती है, तो उससे इलेक्ट्रॉन जल्दी से उत्सर्जित होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें लगाया जाता है कि जैसे धूप पड़ती, तभी देखो जैसे धूप पड़ेगी वैसे स्पीड में धारा स्टार्ट, जैसे धूप कम तो फिर से धारा कम हो जाती कि नहीं हो जाती। मतलब क्या हुआ कि चांदी एक ऐसा बेहतरीन चालक है जो बहुत ही जल्दी से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर देता है। और आपको पता होगा कि मुक्त इलेक्ट्रॉन जब प्रवाहित होते हैं ना, उन्हीं की संख्या से क्या बन जाता है, आवेश। समझाया था, आवेश मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर डिपेंड करता है, Q बराबर NE के अकॉर्डिंग, याद आ रहा होगा। तो आवेश किस पे डिपेंड करता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। और जिसमें जितने ज़्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उतनी ही ज़्यादा अच्छी धारा दे सकता है, आवेश दे सकता है। और आवेश के प्रवाह को ही क्या बोलते हैं, वैद्युत धारा। तो समझे ना। तो चांदी इसी वजह से उसमें शायद तार बिछाए जाते हैं, क्योंकि ये अच्छा चालक है जिससे इलेक्ट्रॉन जल्दी से उत्सर्जित हो जाएं और अच्छी धारा मिलनी शुरू हो जाए। तो समझ गए ना, चांदी सबसे अच्छा। आज के बाद याद रखेंगे सबसे अच्छा चांदी चालकों में। ठीक, आगे बढ़ते। अर्धचालक नहीं पढ़ने वाले अभी, पहले हम पढ़ेंगे कुछ चालक के बारे में। ये जो चीज़ है ये चालक है, और ये क्या है, अचालक। शब्द समझ आ रहा है, चालक अचालक, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट वर्ड हैं, तो दोनों की क्वालिटी भी अपोजिट होगी। तो हम क्या लिखेंगे, ऐसे पदार्थ, ऐसे पदार्थ जिनमें आवेश का प्रवाह संभव नहीं होता। उनका नाम क्या होता है, कुचालक, अचालक, परावैद्युत। समझ गए, कुचालक, अचालक, परावैद्युत क्या होते हैं अगर आपसे पूछें तो बोलेंगे ऐसे पदार्थ जिनमें आवेश का प्रवाह संभव नहीं होता। अब सोचो जरा, किन में नहीं होता, किन में नहीं होता। अगर मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास एक कागज़ है, कागज़ है, एक पेज पूरा निकाल लो और एक तरफ आप पकड़ लो, एक तरफ करंट वाले स्विच पे लगा दो, क्या करंट आपको मारेगा, नहीं मारेगा, कभी नहीं मारेगा।
तो बताओ क्या इसमें आवेश प्रवाहित हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा है। मतलब क्या हुआ? ये कुचालक, अचालक, परावैद्युत यही है। दूसरी, क्या मैं अगर सूखी लकड़ी लेकर आऊँ, कोई गीले पे टच ना कर लेना है ना, वरना मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, हाँ, क्योंकि फिर बहुत दूर जा सकते हो, तो यहीं रहें तो बेहतर है। तो सूखी लकड़ी लेकर आएंगे। आपने कभी सुना होगा कि अगर कोई व्यक्ति करंट पे फंस जाए तो आप सूखे डंडे से उसे मारें, थोड़ा बहुत मार ना डालें, थोड़ा सा हल्का सा, है ना, पुशअप करें ताकि वो छूट जाए उससे। सूखे डंडे का ही प्रयोग किया जाता है। वजह ये कि वो कुचालक होता है, उसमें आवेश तो आएगा नहीं। तो वरना ऐसा मत करना कोई कभी भी कि एक व्यक्ति करंट पे है और आपने ऐसा किया कि उसको पकड़ लो, वरना उसके साथ डांस आपको भी करना पड़ जाएगा, फिर वो आपकी जान के लिए भारी होगा। ऐसा कभी ना करें। अगर कोई व्यक्ति मर रहा है तो आप क्या करेंगे? मारें सूखे डंडे से। मर रहा है तो मारें, बच सकता है। कहा गया ना, लोहे को लोहा ही काटता है। वैसे मर रहे को कौन बचाएगा? मारने वाला। तो मार देना तो बच जाएगा, वरना बचाने की कोशिश की तो आप नहीं बचोगे, समझे? मारना डंडे से, हाथ से मत पकड़ना, ये कंडीशन है। तो ऐसे पदार्थ, क्या सूखी लकड़ी में कभी करंट फ्लो हो सकता है? नहीं। तो ये किस में आएगी बोलो? अचालकों पे। मैं एक खतरनाक एग्जाम्पल देता हूं। मुझे बताओ, पानी क्या है? चालक है या अचालक है या कुचालक? इनमें से बताओ, इनमें से क्या चालक है या फिर अचालक? चालक है या फिर? अगर समुद्र में करंट फैला दें तो पूरी दुनिया के लोग मर जाने चाहिए, असंभव है। पानी मात्र दुनिया की एक इकलौती चीज ऐसी है जो कम मात्रा में चालक, अधिक मात्रा में कुचालक, समझे? वरना दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार बन के तैयार होता पानी। क्योंकि अगर मैं वहां पर इस करंट को फैला देता जहां से नदियां फूटी हैं, तब तो लोग मर गए होते ना। भाई वो पाइप में आता, समरसेबल पे आता, सीधे व्यवस्था बनती, कैसे भी करके, है ना, तो खत्म हो जाते लोग। तो ये तो फिर एक परमाणु बम, क्या सब हाइड्रोजन बम से भी खतरनाक बन के तैयार होता। तो दुनिया का सबसे खतरनाक वेपन्स कौन होता? पानी। जबकि सबसे सस्ता क्या मिलता था? पानी। हर एक इंसान के लिए अवेलेबल है। लेकिन जरा सोचो, ईश्वर ने कितनी अपनी शक्ति प्रदर्शन करके दिखा दिया कि तुम कभी इसे वीपेंस के तौर पर ना इस्तेमाल कर सको। तो मैं ज्यादा मात्रा में इसे क्या कर दे रहा हूं? अचालक, और कम मात्रा में चालक। तभी ध्यान रखना कि अगर थोड़ी मात्रा पे पानी ऐसे फैला है, थोड़ी मात्रा पे, तो टच मत करना। लेकिन अगर मैं ये कह रहा हूं एक समुद्र में फैला दो, तो दूरी बढ़ने के साथ साथ उसमें इतना अवरोध आ जाएगा, इतना प्रतिरोध उत्पन्न हो जाएगा दूरी बढ़ने के साथ साथ, कि जितना आपने करंट दिया वो प्रतिरोध पूरा खत्म कर देगा, समझे? अगर समुद्र की कुछ चौड़ाई बहुत कर दिया, समुद्र बहुत चौड़े चौड़े होते हैं, तो इस तरफ से उस तरफ करंट ही नहीं जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो बस याद रखना, पानी कम मात्रा में तो चालक होता है, अधिक मात्रा में ये केवल ऊपर वाला ही कर सकता है, बाकी कोई नहीं। वरना तुम अगर किसी एक चीज का आविष्कार कर दो, इंसान अगर किसी एक चीज का आविष्कार करे और वो ये कह दे कि ये चीज चालक है, फिर चाहे तुम इसे 1 किलोमीटर लंबा बना दो, चाहे 10 किलोमीटर लंबा बना दो, चाहे 5000 किलोमीटर लंबा बना दो, वो चीज हमेशा क्या बनी रहेगी? चालक ही बनी रहेगी। अच्छा बताओ, क्या चांदी मान लो ली आपने, चांदी के तार को तुम चाहे 1 करोड़ मीटर लंबा बना दो तार, ठीक है, बहुत लंबा बना दो, मान लो 100 किलोमीटर लंबा तार बना दिया, और आपने भयंकर धारा प्रवाहित की कि वो बस पिघले ना, उसकी क्षमता देखते हुए बनाओ। जैसे टंगस्टन खतरनाक है ना, उसकी क्षमता ज़्यादा होती है सहने की। और आपने अगर यहाँ से भेजा ना करंट, और वहाँ 100 किलोमीटर लंबी दूरी तक, तो देखना यहाँ से तार वहाँ भी करंट पहुँचेगा। अच्छा, कितनी लंबी लंबी लाइनें बिछी होती हैं, हर जगह करंट होता है कि नहीं होता? मतलब मनुष्य के अंदर वो क्षमता ही नहीं है, वो रियल में क्षमता ही नहीं कि उसकी तरह कर दे। तो हमेशा याद रखना, इंसान को आज भी कैसा मानना चाहिए? छोटा, क्योंकि उसके पास ऐसी चीज़ें हैं ऊपर वाले के पास जिनके हम सामना कभी नहीं कर सकते। पानी जो दुनिया का सबसे बड़ा वीपन से बनने वाला था, वो केवल अच्छाई पे काम कर रहा है, ठीक है, तो बढ़िया काम है ना। अच्छा, आग को कौन जलाता है, एक बार मुझे बताओ, आग को कौन जलाता है? क्या बिना ऑक्सीजन के आग जल सकती है? नहीं, असंभव है। अगर कभी आपको लगे ना कि नहीं ये बात सही नहीं है, तो आप करना कि एक पॉकेट लेना, उसके अंदर चिराग को रख लेना, या किसी चीज़ को, दिलारी होती है अपने घरों पे, मोमबत्ती होती है, उसको बंद कर देना ट्रांसपेरेंट बॉटल से या कांच के गिलास से। तुम देखना जितनी देर उसके अंदर ऑक्सीजन भरी होगी ना, उतनी देर तक वो 2 4 5 सेकंड तक जलेगा, इसके बाद बुझ जाएगा। होता है ऐसा, जानते क्यों? क्योंकि फिर ऑक्सीजन की मात्रा खत्म हो गई। मतलब हमें क्या समझ आया? ऑक्सीजन से आग जलती है। पर कभी आपने सुना है कि पानी से आग बुझती है? नहीं बुझ, ओए पागल लड़के, पानी से ही आग बुझती है, आग नहीं बुझती क्या पानी से?
बुझती है ना। पर पानी में आपको पता है H2O होता है, तोड़ दो तो इसके फैक्टर में ऑक्सीजन निकल आती है ना। सुनो कितनी ताज्जुब की बात है, अगर हम लोगों ने किसी एक चीज़ को बनाया कि ये चीज़ अगर दूरबीन है दूर देखने के लिए, तो पास की क्या होगी चीज़ें उतने दूर की देखने वाली दूर, पास मान लो कोई चीज़ पास को देखने वाली बनाई, क्या उससे कभी ज़िंदगी में दूर की चीज़ देख सकते हो? असंभव। लेकिन ऊपर वाले की कितनी बड़ी खतरनाक चीज़ें हैं। देखो जो ऑक्सीजन आग को जलाती है, लेकिन अगर उसी को किसी दूसरे रूप में ट्रांसफॉर्म कर दिया गया पानी, तो वो पता है आग को बुझा देती है ना। कितनी असंभव बातें हैं ना। तो इंसान कभी उसकी बराबरी की प्रैक्टिस ना करें। हम लोग एक बिल्कुल छोटे टाइप के हैं, तो कभी उसकी बराबरी ना करना। और है वो ईश्वर सच में, कुछ आस्तिक नास्तिक टाइप के होते हैं ना, इन सबसे कहो दूर रहो, तुम समझ ना पाओगे उनकी बातों को। ध्यान रखना ये सारी चीज़ें। तो पानी बताओ कम मात्रा में कैसा? चालक। बहुत अधिक मात्रा में कुचालक। बस ये बात याद रखना। तो मैं इसके एग्जाम्पल लिख दूं या समझ जाएंगे जल्दी से? बताओ इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, जल्दी बोलो। अपने आप से बताते जाओ, मैं लिखता जाऊंगा। इनमें क्या क्या हो सकता है बोलो? पत्थर हो सकता है क्या? पत्थर, पत्थर हो सकता है, ठीक है। कांच हो सकता है, बोलते जाइए। क्या मैंने लिखा ये? ओ पत्थर हो जाएगा, कांच हो सकता है, लकड़ी हो सकती है, सूखी लकड़ी। लेकिन अच्छा एक बात समझो, लकड़ी का मतलब कभी जिंदगी में गीली तो नहीं आएगा दिमाग में, नहीं, समझे? अगर कहा जाता है टीचर तो मतलब एक सिंगल टीचर, या अगर लेडीज टीचर होगी तो फिर अलग बात। टीचर एक कॉमन वर्ड है। वैसे जब लकड़ी की बात करते हैं तो ये कॉमन शब्द है। इसमें जब भी लकड़ी की बात आए फिजिक्स में, तो आपको सूखी ही लकड़ी समझनी है। अगर गीली की बात होगी तो वो स्पेशल लिख के देगा, गीली लकड़ी, समझ गए? मिट्टी की बात करें तो सूखी मिट्टी। अगर कभी गीली आएगा ना तो लिख के आएगा, गीली मिट्टी। तुमने सुना होगा प्रत्याशा, जब 11th फिजिक्स पढ़ी होगी, सेकंड चैप्टर, वो सेकंड फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा होगा प्रत्याशा, उसमें आएगा निम्न में से कौन सबसे अधिक प्रत्याश है। क्वेश्चन नंबर 1, जो ऑप्शन नंबर 1, हाथी के दांत से बनी गोली, ये कंचे। कांच, स्टील की गोली, कांच मतलब कंचा, वही छर्रा जिसे बोलते। फिर गीली मिट्टी, इनमें से कौन कौन? हाथी दांत से बनी गोली वाली, है ना। और अगर जैसे मान लो सबसे कम कभी कभी पूछते हैं तो गीली मिट्टी वाली, कौन सी? गीली मिट्टी, है ना। तो वहां पर लिख के आता है ना गीली मिट्टी। जब मिट्टी बोले तो सूखी, गीली मिट्टी कहेगा तो स्पेशल कहेगा। वैसे ये लकड़ी का मतलब सूखी लकड़ी। यहीं पर कागज भी आ सकता है। अब एक बात मुझे बताएं, ये चीजें सबको समझ आई? अब मैं आपसे ये पूछूं कि बताओ, ये पत्थर, कांच, लकड़ी, कागज, हर एक चीज आपने देख ली, ये कैसे इनमें आवेश का प्रवाह संभव नहीं है? तो क्या इनकी चालकता कुछ भी हो सकती है? नहीं। इनकी चालकता क्या होती है बोलो? शून्य होती है। इनकी चालकता कितनी होती है? शून्य होती है। तो हम क्या लिखेंगे? इनकी चालकता अच्छा मैं शून्य नहीं लिखता। देखो मैं तुम्हें समझा देता हूं क्यों मैं शून्य नहीं लिखता। दुनिया में एक भी 11th फिजिक्स है, आदर्श चैप्टर नाम होगा, जिसमें आदर्श गैस पढ़ते हैं, आदर्श ठोस पढ़ते हैं, आदर्श द्रव पढ़ते हैं। जैसे बर्नौली थ्योरम वाली भी द्रव का प्रवाह, उसमें आदर्श करके बहुत सी चीज़ें पढ़ी थी। वहाँ पर एक बात ये बताई गई थी, दुनिया में एक भी चीज़ आदर्श नहीं है, आदर्श है ही नहीं। इसका मतलब ये है, ना तो दुनिया में कोई चीज़ प्योर ठोस है, ना कोई चीज़ प्योर गैस है, ना कोई चीज़ प्योर द्रव है, लिक्विड है। तो फिर ये बताओ, क्या कोई चीज़ दुनिया में ऐसी हो सकती है जो 100% पूरा 100%? दुनिया में यहाँ पर अभी जितनी चीज़ें देख रहे हैं हम लोग, वो 100% ना तो ठोस है, ना तो द्रव है, ना तो गैस। मुझे एक एग्जाम्पल दे दो, मैं तुम्हें तुरंत एग्जाम्पल का रिप्लाई करके बताता हूँ कि वो चीज़ तुम खुद कहोगे हाँ ये बात सही है कि ये चीज़ ठोस नहीं। कोई एक चीज़ बताओ जो तुम्हारे दिमाग में आ रही है कि ये पूर्णतया ठोस है। बताओ मुझे, बताओ कोई एक एग्जाम्पल बताओ। कौन? तेजी से बोलो। हीरा। हीरा पता है जब आप पढ़ोगे ना हीरा, तो हीरे के अंदर जब केमिस्ट्री में संरचना पढ़ोगे, उसमें बना होगा जालक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? जालक। पढ़े होगे, फर्स्ट ईयर में पढ़े होगे, पहले ही चैप्टर में शायद रहा होगा। मुझे केमिस्ट्री इतनी अच्छी नहीं आती, याद भी नहीं है मुझे एक भी, पर आपने पढ़ा होगा हीरक में जालक पाए जाते हैं। जालक का मतलब समझ रहे हो?
हल्के हल्के छिद्र टाइप के होते हैं। और अच्छा मैं तुम्हें कह रहा हूँ, ट्रेन की पटरियां दुनिया की सबसे ठोस मानते होंगे लोग, पत्थर को सबसे ठोस मानते होंगे, पर एक बार पत्थर पत्थर को ऐसे पटक देना, पटकने के बाद तुम देखोगे अपने आरी से ऐसे काटोगे ना, किसी चीज़ से काटोगे, तो जब काटने वाली चीज़ होती है वो बराबर रगड़ती है तो प्लेन सरफेस निकल आता है। लेकिन मैं कह रहा हूँ तुम ऐसे पटक देना जब वो टूट जाए, ठीक है। या तो अगर लोहे की सरिया है तो आप काटना आधी, काटने के बाद फिर जो थोड़ी बचे उसको तोड़ देते हैं ना, वैसे ही तोड़ लेना। अब उसमें ध्यान से देखना, तुम्हें लगेगा बिल्कुल बाल के बराबर उससे भी छोटे छोटे छिद्र टाइप के नजर आ रहे हैं, नजर आ रहे हैं। तो वो जो छिद्र ही इस बात का प्रमाण देते हैं कि वो पूर्णतया ठोस नहीं है। समझ आई? तो ऐसे ही जालक उसमें भी पाए जाते हैं, तो उनकी संरचना में ये बताया गया कि वो भी ठोस पूर्णतया नहीं होते। क्या समझ आई? कोई चीज़ ठोस नहीं है। तो मैं यहाँ पर हमेशा लिखता हूँ, कुछ बड़े टीचर मुझे ब्लेम ना करते हैं ना, इस वजह से मैं लिख देता हूँ, बता देता हूँ ये बातें, कि मैं हमेशा कभी नहीं कहता कि इनकी जो ये जो अचालक कुचालक है इनकी चालकता शून्य होती है, मैं कभी नहीं लिखता। मैं हमेशा ये लिखता हूँ कि इनकी चालकता सबसे कम होती है, क्योंकि दुनिया में आदर्श तो है ही नहीं। तो फिर बताओ क्या 100% कुचालक हो सकती है क्या? नहीं। इसमें इलेक्ट्रॉन इतने कम होते हैं, इतने कम होते हैं कि हमें एहसास तक नहीं हो पाता कि एक भी इलेक्ट्रॉन जा रहा है या एक भी इसमें आवेश का प्रवाह हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि इनकी चालकता सबसे कम होती है या लगभग शून्य होती है। कितनी बोल सकते हैं? लगभग शून्य। तो वही मैं लिख देता हूं, या लगभग शून्य होती है। अगर किसी ने मेरी बात को गलत की तो समझ लेना वो आदर्श द्रव वाला चैप्टर गलत है, समझे? और या तो फिर वो टीचर लिखना गलत कर दिया होगा, यार कोई बड़ी बात नहीं, चेक कर लेना एक बार। अगर कोई कुछ कहे तो फिर मुझे बता देना। अब मुझे बताइए, यहां तक आपको सारी बातें समझ आई? चालक क्या होते हैं एक बार जल्दी से बताओ। ऐसे पदार्थ जिनमें आवेश का प्रवाह आसानी से हो जाए उन्हें चालक, और ऐसे पदार्थ इनकी चालकता सबसे अधिक होती है। एग्जाम्पल में सोना, चांदी, तांबा, पीतल, ये सब, एल्युमिनियम, लोहा, ये सारी चीज़ें। अगर सीधे अचालक में आ जाते हैं, ऐसे पदार्थ जिनमें आवेश का प्रवाह संभव नहीं है। ये संभव वाला नहीं है ना, ये भी बातें बड़ी गंदी टाइप की हैं, पर फिर भी माननी पड़ती है हम लोगों को, है ना। संभव नहीं मतलब पूर्णतया जीरो कहना चाहते हैं। तो फिर ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसमें इनकी चालकता क्या होगी? सबसे कम। अब ये मुझे बताओ, ये चालक, ये अचालक, और ये क्या लिखा है? तो ऐसा नहीं लग रहा है चालक, अर्ध कुचालक या अचालक और बीच में? तो इनके और इनके बीच की चालकता जो होगी वो ये क्या कहलाएंगे? अर्धचालक, समझे? तो इनकी जो डेफिनेशन देते हैं हम चालकत्व के आधार पर देते हैं, तो हम क्या बोलेंगे? ऐसे पदार्थ जिनकी चालकता चालकों और कुचालकों के बीच की होती है उनका नाम क्या देते हैं? अर्धचालक। ठीक, लिखते हैं ऐसे पदार्थ जिनकी चालकता चालकों और, इसको थोड़ा सा नीचे करें हम, अचालकों के मध्य की होती है। समझ जाएंगे? बताएं। अगर आपसे पूछे कोई अर्धचालक क्या होते हैं चालकत्व के आधार पर, तो आप क्या बताएंगे? ऐसे पदार्थ जिनकी जो चालकता है वो चालकों और अचालकों के बीच की होती है, उन्हीं का नाम क्या देंगे हम लोग? अर्धचालक। या कह सकते हैं ऐसे पदार्थ जिनकी चालकता चालकों से तो कम लेकिन अचालकों से ज्यादा होती है, उन्हीं का नाम क्या होता है? अर्धचालक। इनके एग्जाम्पल हमेशा पूछे गए हैं। अच्छा, हमेशा मतलब कंपटीशन तक पूछे गए। और कहते हैं सबसे अच्छे अर्धचालक बताओ, सबसे अच्छे अर्धचालक बताओ। तो जो सबसे अच्छे अर्धचालक होते हैं मैं उनके एग्जाम्पल लिख दे रहा हूं दो। सबसे अच्छा प्योर होता है जर्मेनियम, और दूसरा होता है सिलिकॉन।
ये दो ऐसे हैं जो शुद्ध अर्धचालक होते हैं। ये कैसे हैं बताओ? शुद्ध अर्धचालक। याद रखना, ये दो ऐसे हैं जो कैसे हैं? शुद्ध अर्धचालक। इनमें कोई मिक्स या मिलावट नहीं होती, कुछ भी इनमें मिक्स नहीं किया जाता। ये बातें सबको समझ आ गई? बताओ मुझे, ये सारी चीजें समझ आई पूरी तरह से? चालकत्व के आधार पर पदार्थ कितने तरह के होंगे? 3 तरह के, चालक, अचालक, अर्धचालक। समझ गए तीनों? ठीक, आगे बढ़ो। अब मैं तुमसे 2-4 क्वेश्चन पूछ ले रहा हूं, पहले सबसे अच्छा बताएंगे। ठीक, दूसरा क्वेश्चन। पढ़ लिए होंगे क्वेश्चन, ढंग से पढ़ते रहना, आंसर देने हैं अभी। ठीक है, तो आज ही हम लोग 2 बेहतरीन क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है अपने पास? निम्न में से सबसे अच्छा चालक कौन है, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है सोना, सेकंड में एल्यूमिनियम, थर्ड में लोहा, चौथे में एनओटी। दूसरा क्वेश्चन है इनमें से कौन सा शुद्ध अर्धचालक नहीं? जर्मेनियम, सिलिकॉन, और तीसरे में जर्मेनियम और सिलिकॉन दोनों, और ये एनओटी। नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका आंसर क्या आप लगाना चाहेंगे? जल्दी से बताएं। कौन सा? सोना? कौन सा? नन ऑफ दीज। ठीक है, इसका नन ऑफ दीज नहीं सही है, इसका सही है सोना, क्योंकि इनमें से पूछा गया है। इनमें से, निम्न में से जो दिए गए हैं इनमें से बताना था, सबसे अच्छा नहीं बताना था। पता है इसमें क्वेश्चन का घुमाव समझो, कहा गया था निम्न में से, जो मतलब दिए केवल उनमें से बताना था। समझ गए? इनमें से आ जाते हैं। इनमें से कौन शुद्ध अर्धचालक नहीं? बताओ इनमें से आंसर कौन सा? कौन सा? जल्दी से बोलो। नन ऑफ दिस, बिल्कुल सही है, ये चौथा ही करेक्ट है, क्योंकि इसमें से पूछा गया था इनमें से कौन शुद्ध अर्धचालक नहीं है, जबकि इनमें से तो सभी के सभी ऑप्शन में कौन से थे? अर्धचालक वाले, जो शुद्ध अर्धचालक हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? नन ऑफ दिस। समझ आ गए दोनों क्वेश्चन? ऐसे घुमा फिरा के बहुत क्वेश्चन बनते हैं। आगे बढ़ो, अब अगली हेडलाइन डालो, संधारित्र। अपने टॉपिक पे आ गए हम लोग।
सुनो, संधारित्र की बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। संधारित्र क्या होता है, पहले मेरी बात समझो। संधारित्र एक ऐसा निकाय होता है जो आवेश या ऐसा सिस्टम होता है जो अपने अंदर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित कर सकता है। समझ गए? संधारित्र मतलब एक ऐसा पात्र समझ लो, एक ऐसा बर्तन होता है जो अपने अंदर आवेश की पर्याप्त मात्रा इकट्ठा कर सकता है। समझे? क्या काम होता है? जो अपने अंदर पर्याप्त मात्रा इकट्ठा कर लेता है। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मैं तुम्हें एक मज़ेदार बताता हूँ। ये फैन जो देख रहे हैं आप, इस फैन में एक छोटी सी डिब्बी टाइप की लगी होती है, वो क्या होती है बताओ? वो कंडेंसर होता है। क्या होता है? कंडेंसर। उसी का हिंदी रूपांतरण है संधारित्र। समझे? संधारित्र क्या होता है? एक ऐसी व्यवस्था होती है जो अपने अंदर पर्याप्त मात्रा को संचित कर ले। किसकी? आवेश की। मैं यहां शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, ऐसी व्यवस्था जो अपना आकार बदले बिना आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित कर सके। ठीक है, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया। अब इसका काम बहुत खतरनाक होता है। ये जो आप छोटी सी डिब्बी देख रहे हैं ना, ये बहुत कमाल की चीज़ है। वैसे मुझे एक बात बता दो, अपने घरों में जो धारा आते हैं और एक वोल्टेज आते हैं, दोनों चीज़ें आती हैं। धारा जो प्रवाहित होती है और जो वोल्टेज आता है, तो मुझे बताएं धारा कितने एम्पियर की आती है? अपने घरों में कितने एम्पियर की धारा आ जाती है लगभग? बताएं अंदाजन। उधर पीछे वाले लोग बताओ, लगभग कितने एम्पियर की धारा आ सकती होगी? 10 एम्पियर। बहुत सही। अपने घरों पे धारा 3 एम्पियर से लेकर कितने एम्पियर तक आ जाएगी? 10 एम्पियर। ठीक, आगे बोलो। वोल्टेज कितने तक का आता है बताओ? 220। तो उसको हम लोग कहते हैं 240 वोल्ट। कितने वोल्ट? 240 वोल्ट। ठीक, अब समझिए ज़रा, ये धारा का काम है और वोल्टेज का। लेकिन आपको जानकर हैरानी ये हो जाएगी कि एक पंखे को स्टार्ट करने के लिए, रोटेट करने के लिए, पता है लगभग 25 से 30 एम्पियर की जरूरत पड़ जाती है। कितने एम्पियर की धारा की जरूरत पड़ जाती है? 25 से 30 एम्पियर। अच्छा, अब कुछ कम वोल्टेज के आने लगे हैं ना, और बहुत कम मात्रा में चलने लगते। पहले के जो हुआ करते थे ना खतरनाक, जिनमें अब के वोल्टेज तो काम ही ना करें, कभी कभी 160 तक वोल्टेज आ जाता है तो वो घूमते ही ना थे। तो वो वाले फैन में जो कितने की जरूरत पड़ा करती थी? 25 से 30 एम्पियर की। अब तो लाइट के अकॉर्डिंग कम है तब भी चला सकते हो, क्योंकि ऐसे ऐसे बना दिए गए हैं, टेक्नोलॉजी चलती आ रही है। तो वहाँ पर इतने एम्पियर की जरूरत पड़ती थी। अब मुझे एक बात बताओ ज़रा, फिर कौन इनको चलाता होगा? कैसे ये स्टार्ट होते होंगे? जब अपने घरों, मैं कह रहा हूँ 15 तक पहुँचा लो, 15 एम्पियर तक। अब बताओ फिर भी क्या, जो बताओ एक ऐसा समझना, अगर कोई एक व्यक्ति ऐसा है, मान लो कि उसको चलने के लिए, काम करने के लिए 25 रोटियां खाने की ज़रूरत है। काम करने के लिए कितनी रोटियां खाएगा वो? 25। अब आपने उसको 10 दी, 15 दी, क्या वो काम करेगा? ये मत कहना कि करेगा। बोलो, जब वो स्टार्ट ही 25 से करता है तो करेगा ही नहीं, जब तक वो 25 नहीं खाएगा। तो एक बात सोचो ज़रा, ये फ़ैन फिर कैसे घूम जाता होगा? तो जब ये फ़ैन जो घूमने प्रक्रिया है ना, वो ये काम कराता है, संधारित्र ही होता है जो इस फ़ैन को रोटेट करने में पूरी हेल्प करता है। कैसे, वो मैं तुम्हें एक एग्जांपल देकर समझा रहा हूँ, समझना। ये खतरनाक कहानी जैसे चैप्टर फर्स्ट की कहानियाँ थी। ये ग्लास इमेजिन कर रहे हैं सब लोग, ट्रांसपेरेंट ग्लास इमेजिन करें, पूरी तरह से भरा हुआ। ये पूरी तरह से अगर ग्लास भरा है पानी से, अब मैंने एक कंकर बिल्कुल हल्का सा छोटा सा उठाया और ये पूरी लेयर भरा है, एक भी ऐसा नहीं कि जगह खाली। इस कंकर को उठाना, बिल्कुल पास ले जाकर ऐसे छोड़ देना, क्या देखोगे? कुछ पानी आएगा जो इसके दीवार के सारे ऐसे गिर जाएगा, है ना? ऐसे होगा, गिरेगा, कुछ ना कुछ तो बहेगा थोड़ा सा। अब उसी कंकर को उठाना, थोड़ा ऊपर से ले जाना, अब फेंकना, तो अब पानी ऐसे करके थोड़ा सा और ज़्यादा आया होगा। समझ रहे होगे ना? इमेजिन कर रहे होंगे कुछ छींटे के रूप में ऐसे निकल रहे होंगे।
अब 4-5 कंकरों को पकड़ना उसी गिलास पे, बार बार ये समझते जाना कि गिलास भरा है पूरी तरह से, वो कर ले खत्म, फिर भर गया गिलास। अब 5-6 कंकरों को उठाना है, यूं डालना है पास से। अब क्या देखोगे, इस बार कुछ ज्यादा पानी लेकिन इस दीवार के सारे, कांच की दीवार के सारे ऐसे गिरेगा, बाहर गिरेगा, लेकिन उन्हीं 4-5 को उठाना, इतनी दूर से फेंकना। अब क्या देखोगे बताओ, छींटों के रूप में ऐसे पानी आया होगा। अब मैं कह रहा हूं उन्हीं 5 को पकड़ के ऐसे जो दूर से छोड़ रहे थे, अब इस बार लेना, ऐसे फेंकना। अब क्या देखोगे, ऐसे, है ना, ऐसे तेजी से गिर रहा होगा। अब ये मत कहना कि कांच टूट जाएगा, क्योंकि जब फिजिक्स पढ़ रहे होते हैं तो ये मान के चलते हैं दुनिया की सबसे मजबूत चीज़ है जो मेरे हाथ में, वो कभी टूट ही नहीं सकती, चाहे पहाड़ गिर जाए वो टूट जाएगा उससे। अब सुनिए आगे, फिर एक लोहे के कंचे को लेना है, अब उसको उठा के ऐसे छोड़ना है। अब देखोगे कि पहले दोनों स्थितियों की अपेक्षा ज़्यादा पानी आएगा, क्योंकि इसका आयतन ज़्यादा होता है। आपको पता है ना, कोई एक चीज़ अपने आयतन के बराबर पानी बाहर निकालेगी, समझे, होता है ऐसा, आर्किमिडीज का सिद्धांत कभी पढ़ा होगा, है ना, तो वैसे इसके अकॉर्डिंग चलता है। फिर यहाँ पर समझना, अब मैं 4-5 छर्रों को लेता हूँ और ये समझना मैं इसे फेंकता हूँ। अब क्या नजर आएगा बताओ, ये तो पानी पूरा ऐसे आ गया बाहर काफी तेज। अब मैं कह रहा हूँ तुमको ढेर सारे छर्रे ले लो, काफी ज्यादा, उन छर्रों को ऐसे पकड़ो, गिलास को रखो, टूटेगा नहीं गिलास, क्योंकि फिजिक्स वाला गिलास है, टूट ना सकता ही नहीं है। अब इसको पकड़ना है बस तुम्हें, और फेंकोगे ना, ये सबका निशाना अच्छा है, चाहे वो लड़के हो चाहे फिर लड़कियां हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि निशाना लड़कियों को हो सकता है हर बार गिलास के बाहर ही फेंके, पर यहाँ पर फिजिक्स में गिलास में ही जाएगा। ऐसे पकड़ो, यूं फेंको तेजी से। अब क्या नजर आएगा, जितना पानी वो मैक्सिमम मात्रा में कहाँ जाएगा, बाहर, ऐसे निकलेगा बाहर पूरी तरह से। तो बस एक बात मुझे ये बताओ, जब एक गिलास कोई चीज़ भरी है, फुलफिल है पूरी तरह से, और अगर उसके अंदर कोई बहुत तेज ज़्यादा मात्रा में और बहुत स्पीड में कोई चीज़ फेंकते हैं, तो उसकी भरी चीज़ बाहर आती है, स्पीड में आती है, ये समझ गए ना पूरी तरह से। अब सुनो, ये जो कैपेसिटर होता है जो फैन पे लगा होता है, इस फैन पे जो कैपेसिटर होता है ना, ये लाइट आते आते खुद को चार्ज कर लेता है अपने अंदर, मतलब स्टोर कर लेता है, भर लेता है। अब इमेजिन करो कि वो गिलास अपने पास कैपेसिटर है, समझ गए, वो पानी अपने अंदर कैपेसिटर के अंदर आवेश है, क्या है बोलो, आवेश। अब घरों से आ रही है कितने एम्पियर, मान लो 15 एम्पियर की धारा दी गई, कितने एम्पियर की, उसको चलने के लिए मिनिमम कितनी चाहिए, 25। तो जैसे ये गिलास है, ये प्रॉपर अपने आप को, लाइट चली गई ना तब भी ये भर के रखता है खुद को। कभी उसको दोनों तार को ऐसे जोड़ कर देखना, तुम्हें लगेगा कि हाँ ये सही है, बिल्कुल काम हो रहा है। अब पता क्या करो, इसमें से जैसे करंट यहाँ से तार से पहुँचेगा, तो सबसे पहले एक तार कैपेसिटर में जुड़ा होता है और एक तार फैन से रोटेट होने वाले में जुड़ा होता है, तो ये दोनों एक साथ जुड़े होते हैं। यहाँ से करंट आ रहा है 15 एम्पियर का, ये करंट आएगा सबसे पहले इस पे पड़ता है, क्योंकि 15 में फैन तो घूमेगा नहीं। तो ये कैपेसिटर में आपको पता है इलेक्ट्रॉन जो धारा होते हैं वो किन के प्रवाह को कहते हैं, आवेश के प्रवाह को। आवेश किससे बनता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या से, क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन जितने होंगे उतने आवेश होगा, मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन ही दौड़ते हैं। कौन दौड़ते हैं बोलो, मुक्त इलेक्ट्रॉन दौड़ते हैं। तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन जब चलते हैं ना, तो वो इतनी स्पीड में चलते हैं, इनका ऊष्मीय वेग कितना होता है, 10 की पावर 5 मीटर प्रति सेकंड। कितना होता है बोलो, 10 की पावर 5 मीटर प्रति सेकंड। इसी को कह सकते हो 100 किलोमीटर प्रति सेकंड। अब समझो, एक इलेक्ट्रॉन जब आता है तार में दौड़ते हुए, वो 100 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड में आता है। इमेजिन कर लियोगे, एक सेकंड में 100 किलोमीटर की दूरी तय करना, कितनी स्पीड में आ रहा होगा। अब ये फुलफिल पूरी तरह से है, वो जो ग्लास था वो कैपेसिटर बन गया, जो पानी था वो क्या बन गया, आवेश, ये फुलफिल है। ये इलेक्ट्रॉन आया 100 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से और आया, इसमें जंप किया। और एक तो इलेक्ट्रॉन आते नहीं, बहुत आते हैं, असंख्य इलेक्ट्रॉन, ढेर सारे, चल रहा है प्रॉपर तो आ ही रहे हैं। और जैसे ये आएंगे ढेर सारे इसमें पड़ेंगे, तो ये क्या होगा, पूरा इसका आवेश बाहर। जैसे आवेश बाहर आता है तो वो एक फोर्स अप्लाई करता है, और वो पूरा आवेश मिल करके इसको, जिसकी ज़रूरत कम थी, उसको क्या कर देता है, पूरा कर देता है। और जैसे ही पूरा करता है, फैन रोटेट, तभी देखना फैन क्या हो जाता है, रोटेट हो जाता है। अब जब रोटेट हो जाएगा तो फिर तो इसका आवेश थोड़ा बहुत खाली हो गया होगा। फिर दिमाग में ये आता है कि चलो अच्छा ठीक, ये आपने मान लिया कि ये कंडेंसर जो होता है उसके अंदर आवेश भरा होता है, ये स्पीड में आने की वजह से आवेश पूरा बाहर करता है, और क्या होता है, फैन रोटेट हो जाता है। फिर दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि फिर बताओ, अच्छा तब तो खत्म हो गया, फिर बराबर कैसे चलता है ना। तो फिर मैं एक घरेलू एग्जाम्पल देता हूँ। आपने कभी ये देखा होगा कि चारा कतरने वाली मशीन होती है, जो लोहे से लोग ऐसे ऐसे घुमा कर कतरते, उससे क्या होता है, अब आप ध्यान से समझना, एक छोटे से बच्चे को ले जाओ, उससे कहना कि चलो इसको घुमाओ, वो पता है उसमें लटका रहेगा पकड़े हुए, पर घूमेगा नहीं, ऐसा ही होता है, वो होता रहता है, वो लटका रहेगा पर वो घुमा नहीं सकता। लेकिन मैं कहूँ कि एक बार, बस तुम्हें एक बार, केवल एक बार ऐसे घुमा दो, घुमा दिया, अब बोलो लो पकड़ो,
अब तो वो भी घुमा देगा, वो खुद भी घूम जाएगा, होगा कि नहीं होगा? समझ आई होगी बातें। मतलब ये समझे कि किसी एक चीज को जो रोटेशन मोड पे लाना है, एक बार तो तुम्हें क्षमता ज्यादा देनी होती है, इसके बाद कम क्षमता में भी काम चल जाता है। समझ आया कैसे काम चलता है फैन का अपने? तो ये होती है इसकी पूरी संधारित्र, ऐसा खेल करता है। ठीक है, तो यहां तक सारी बातें समझ आई। संधारित्र क्या होता है? एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें किसी वस्तु का आकार बदले बिना उसमें आवेश की पर्याप्त मात्रा को संचित कर सके। समझ गए? और अगर बात करते हैं संधारित्र की धारिता को, अगली हेडलाइन है संधारित्र की धारिता। सुनिए जरा, संधारित्र की धारिता क्या होती है? संधारित्र द्वारा आवेश संग्रहण करने की क्षमता की माप को हम कहते हैं संधारित्र की धारिता। धारिता आपने सुना होगा कि इस बर्तन की, कक्षा 10 में पढ़ा होगा कि ये बेलनाकार बर्तन है तो इसकी धारिता ज्ञात करो, आता होगा। तो धारिता का मतलब होता है आयतन, वहां पर समझा करते थे धारिता का मतलब आयतन, मतलब कोई चीज अपने अंदर कितनी वस्तु को समाहित कर सकती है वो क्या कहलाती है? उसकी धारिता। मतलब 1 लीटर कब कहते हैं? 1 लीटर तुमने सुना होगा, दूध मापिया जो मापने वाला होता है वो 1 लीटर निकालता है, आधा लीटर। तो कैसे कहते? तो वो 1 लीटर आधा लीटर, क्योंकि वो जो बर्तन है अपने अंदर दूध की कितनी मात्रा को इकट्ठा कर सकता है? 1 लीटर। तो हम कहते हैं ये जो बर्तन की धारिता है वो कितनी है? 1 लीटर। आधा लीटर रख सकता है, इस बर्तन की धारिता कितनी है? आधा लीटर। ठीक वैसे ही ये क्या लिखा बोलो? संधारित्र की धारिता। मतलब संधारित्र अपने अंदर कितनी चीज को रख सकता है वो उसकी क्या कहलाएगी? संधारित्र की। समझ आई? अब संधारित्र दूध या पानी तो रखेगा नहीं, क्या रखेगा? आवेश। तो क्या समझे? संधारित्र के आवेश संग्रहण, संग्रहण का मतलब इकट्ठा कर रखना, तो आवेश संधारित्र द्वारा आवेश संग्रहण कर लेने की क्षमता की माप को ही क्या बोलते हैं? संधारित्र की धारिता। ठीक है, सुनिए जरा, संधारित्र के द्वारा आवेश संग्रहण, आवेश संग्रहण करने की क्षमता की माप को संधारित्र की धारिता कहते हैं। ठीक है, सुनो जल्दी से इसे। सी से इसे हम प्रदर्शित करते हैं और सी बराबर फॉर्मूला होता है Q अपॉन V। याद रखोगे सी बराबर क्या होता है? Q अपॉन V। इसका मात्रक फैरड होता है। क्या होता है? फैरड। पहले तो इसका मात्रक सुनो, कूलाम प्रति वोल्ट लिखा है तो ये कूलाम प्रति वोल्ट लिख सकते हो, या फिर इसी का मात्रक होता है फैरड। क्या होता है? फैरड। ये लो, वीमा मैं आज नहीं निकालने वाला क्योंकि वीमा मैंने इन सब की सिखा दी, कूलाम की भी सिखाई थी, आवेश की, वोल्ट की भी सिखाई थी, तो इसे अपने आप से निकाल लेना। ठीक, आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ आई होंगी आज की। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।